हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जे सोल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9th के आधुनिक परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियमों का स्पष्टीकरण कर चुके थे। ठीक है, अब उसके बाद आधुनिक परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या था? डाल्टन बताए थे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु अविभाज्य होता है। ठीक है ना। डाल्टन बताया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। और इसके साथ इन्होंने यह भी बताया था कि पदार्थ का सबसे जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने में सफल रहे कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य होता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये जैसे रदरफोर्ड, थॉमसन तथा चैडविक जैसे वैज्ञानिक इस कार्य को करने में सफल रहे और इन्होंने डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत में संशोधन किया और संशोधन करके आधुनिक सिद्धांत को प्रस्तुत किए। आधुनिक सिद्धांत क्या था, आइए इसके बारे में देखते हैं। आधुनिक सिद्धांत यह था, उन्होंने यह बताया कि परमाणु विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है, अर्थात परमाणु क्या है, विभाज्य है। बल्कि जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविनाशी है, ये यहाँ पर आकर आधुनिक सिद्धांत के आधार पर इस चीज़ को खंडन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और ये बताया गया कि परमाणु अविनाशी नहीं है, अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आदि कणों से मिलकर बना है। और इसके साथ ही यह भी सिद्ध हो गया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु नहीं बल्कि उससे भी छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना। फिर दूसरा था डाल्टन का आधुनिक परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। पर डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं, लेकिन यौगिक में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। भले ही जैसे H2O है, अब H2O जो है जल, मान लीजिए कि H2O है, अब इसका हम लोग द्रव्यमान हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 है तो 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसका 16, 2 1 में 2, 2 8 16, मतलब 1 संबंधी 8 में। ठीक है ना। 1 संबंधी 8 हुआ। और इस तरह से यदि परमाणुओं को देखा जाए तो ये क्या है, 2 संबंधी 1 के रूप में। कितने हैं, 2 संबंधी 1 के रूप में है। हालांकि यही लिया जाता है, ये नहीं लिया जाता है। मतलब सरल गुणित अनुपात में किसके हैं, कितने के हैं, 2 संबंधी 1 के अनुपात में है। तो इन्होंने कहा जैसे 2 संबंधी 1 या 1 संबंधी 2 या 1 संबंधी 2 संबंधी 3 या 2 संबंधी 3 संबंधी 4, ऐसे सरल गुणित अनुपात हो सकते हैं, लेकिन सभी यौगिकों के साथ सरल गुणित अनुपात हो ये संभव नहीं है। जैसे प्रोटीन, स्टार्च, इनमें सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। कुछ ही ऐसे यौगिक हैं जिनमें सरल गुणित अनुपात हो सकता है, जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। और भी यौगिक हैं जिसमें सरल गुणित अनुपात हो सकता है, लेकिन सभी के साथ सरल गुणित अनुपात होना ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। तीसरा था तत्व का मूल आधार क्या है, परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी था, ठीक है ना, तो आवर्त सारणी मेंडलीव का बनाया गया, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पर रखी गई थी। तो परमाणु भार के आधार पर रखी गई थी, तो कुछ ऐसे तत्व थे जो असमान होते हुए भी किसी एक आवर्त और किसी एक वर्ग में रखे गए थे। किसी का गुण मेल नहीं खाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी वर्ग और आवर्त में रखे गए थे।
बहुत सी ऐसी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कमियां थी, लेकिन बहुत सी ऐसी मेंडलीव की आवर्त सारणी ने जो दिया वो काफ़ी सफल भी तथ्यों को भी दिया, ठीक है ना। उन्होंने जो भविष्यवाणी किया था आगे चल के वो सत्य भी हुआ। जिस आवर्त और जिस सारणी का निर्माण किया था उस आवर्त सारणी में उन्होंने बताया था कि भविष्य में यदि कोई तत्व खोजा जाएगा तो इसी आवर्त के इसी वर्ग में रखा जाएगा, और उसी भविष्य में जब खोजा गया तो उसी आवर्त उसी वर्ग में रखा गया। तो कुछ हद तक, क्या काफ़ी हद तक सही था मेंडलीव की आवर्त सारणी, लेकिन जो परमाणु भार के आधार पर रखा गया था वो चीज़ें काफ़ी थोड़ा डिफरेंट थी, और तत्वों को रखने में थोड़ा सा मतलब कि उनके गुणों की व्याख्या करने में सफल, मतलब कि उतना सही तरीक़ा से व्याख्या नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने तत्वों के मूल आधार परमाणु क्रमांक बनाया था, और फिर से मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया, संशोधन करके तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। इस चीज़ की डिटेल्स जानकारी मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है ना। बस इतना ही इसमें समझिए कि तत्वों का मूल आधार परमाणु क्रमांक था, न कि परमाणु भार, ठीक है ना। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया परस्पर संयोग, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा होती है। जो डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत था वो क्या था, उसमें ये बताया गया था कि जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक, भाग तो लेता है, लेकिन परंतु जो अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है वो ये नहीं बताते हैं। वो भले दो जब तक तो आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने के बाद यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन ये किस तरह से संभव हो पाता है ये बताए नहीं। लेकिन ये संभव हो पाता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा। कोई तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, कोई यौगिक होते हैं जो एक दूसरे से साझा करते हैं तत्वों के मध्य। कोई होता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, और कोई होता है कि साझा और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान दोनों ही करता है। तो इन चीज़ों की सफल व्याख्या आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया और बताया कि रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा ही संपन्न होती है, ठीक है ना। सामान्यतया पांचवा जो आधुनिक सिद्धांत है, बताया कि सामान्यतया परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु नाभिकीय, देखिए जो डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत था वो उनके द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो लेवासियों ने दिया था उसकी व्याख्या भी करता है ये। क्योंकि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया सकता है नहीं नष्ट किया सकता है, बल्कि बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो तत्व होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं और नहीं कोई नया बनता है, लेकिन ये कुछ ही रासायनिक अभिक्रिया में तक संपन्न होता है। जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में जाकर द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो वहाँ पर वो विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि नाभिकीय संलयन में दो तत्व जब मिलते हैं तो एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, तो उन दोनों तत्वों का तो नष्ट तो हो गए ना। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को इसके पहले वीडियो में 1H2 प्लस 1H2, ठीक है ना, 1H2 प्लस 1H2। तो ये ड्यूट्रियम है, दो ड्यूट्रियम मिलकर 2He4 एक हीलियम का निर्माण करते हैं और बदले में हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पर दो तत्व हैं, अब दो तत्व ये समान हैं और दोनों मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर दिए, तो यहाँ तत्व क्या हो गया, खत्म हो गया और एक नए तत्व का निर्माण हो गया। तो यहाँ तो जाकर लेवासियों का द्रव्यमान संरक्षण का नियम गलत हो जाता है, ठीक है ना। आए बात समझे ना। जैसे कि अब मान लीजिए कि अब जैसे जल बना रहे हैं हम लोग, तो मान लीजिए H2 प्लस O2 बराबर हम लोग क्या बनाते हैं 2H2O बनाते हैं ना, H2 प्लस O2 2H2O बनाते हैं, तो अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं, तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है क्योंकि इसमें न तो उत्पन्न किया गया है न ही नष्ट किया गया है। इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन है, तो नष्ट कहाँ हो रहा है, इधर ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन है, नष्ट कहाँ हो रहा है। लेकिन इधर देखिए, इधर ये ड्यूट्रियम है, तो इधर नए तत्व बन रहा है कि हीलियम बन रहा है। अब ये वाला कहाँ इधर है, नहीं ना है, तो इससे यहाँ पर उनका जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो विफल हो जाता है, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि समानता जो होता है परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, किंतु नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा
एक तत्व के परमाणुओं को दूसरे तत्व के परमाणुओं में परिवर्तित किया जा सकता है, वो चाहे नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो। दो ऐसी क्रियाएं होती है जहाँ पर ये क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर नए तत्व का निर्माण होता है। छठा है यौगिक अणु होते हैं परमाणु नहीं, डाल्टन के नियमानुसार। यौगिक क्या होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु नहीं, डाल्टन के नियमानुसार। यौगिक अणु होते हैं सभी तत्वों के परमाणु से संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक के परमाणुओं का नहीं। ये छठवां था। सातवां भी एक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सातवां भी एक है, ठीक है ना। तो सातवां देखिए, सातवां है, लिखिए सातवां है कि एक ही तत्व के परमाणु भार एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक। जैसे समस्थानिक कहते हैं, जैसे क्या हो गया, ठीक है, जैसे समस्थानिक कहते हैं। तो जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। देखिए अब इनका द्रव्यमान परमाणु भार, ये ऊपर वाला परमाणु भार होता है, ये परमाणु भार 12, 13, 14 अलग अलग है कि नहीं, लेकिन तत्व क्या है, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के। अब कार्बन 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 है, इसका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। आठवां क्या कर रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। इसे संभारी कहा गया। क्या कहा गया, इसे संभारी कहते हैं। क्या कहते हैं, संभारी। सम माने समान, भारी माने भार। समान भार वाले अलग अलग तत्वों को ये क्या कहते हैं, माने ऐसे तत्व जिन अलग अलग होते हुए भी उनका परमाणु भार समान होता है, इसे क्या कहते हैं, संभारी कहते हैं। जैसे आर्गन 18 और 40 होता है, कैल्शियम 40-20 होता है। तो ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, ये दोनों अलग अलग होते हुए भी इनका परमाणु भार क्या है, समान है। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं, जो कि डाल्टन इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो इस तरह से मतलब कि कुल आपके 8 आधुनिक परमाणु सिद्धांत होते हैं। इसको याद करके आइएगा, कल मैं सुनूंगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, धन्यवाद।